We want justice. 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 हम लोग का डिमांड यही है कि जो दोषी है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसको सजा दी जाए। ये एक ऐसा माने इस तरीके का काम हम लोग को धिक्कार है कि ऐसा काम घटा है और ये प्रशासन को हम लोग को रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके दोषी को पकड़ा जाए। मामला हाईकोर्ट में भी चल ही रहा है जी, आपको क्या लगता है कानून व्यवस्था तो हमारी ऐसी है कि जहाँ पे सजा देने में ही सालों लग जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये कानून व्यवस्था हमारी खूब मजबूत है और इसमें तदंत चल रहा है और जितना जल्दी होगा दोषी को पकड़ा जाएगा। कितनी जल्दी सजा मिलेगी ये तो कोर्ट पर डिपेंड करता है, लेकिन सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जो कर रही है वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑल एंगल से कर रही है। तो वो ऑल एंगल में जो भी फाइंडिंग्स आएगी उस पर एक्शन लिया जाएगा। द कोर्ट विल टेक कॉग्निजेंस ऑफ इट। तो जल्दी तो बोलना ये तो गलत होगा क्योंकि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इन्वेस्टिगेशन की जो फाइंडिंग आएगी उसी पर डिपेंड करेगा कि क्या फाइंडिंग्स है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि सीबीआई बहुत जल्द से जल्द अपना रिजल्ट बताएगी, हम लोगों को, कोर्ट को बताएगी। साइलेंट मार्च पर है आप लोग, हाँ। इसके लिए क्या बोलेंगे, क्या डिमांड है? डिमांड तो यही है कि जस्टिस, वी वांट जस्टिस, दिस इज द ओनली डिमांड। एक तरफ ममता बनर्जी हैं जिनका नाम अब निर्ममता बनर्जी रखा हुआ है सबने,
ये अपराधियों के साथ खड़ी हो सकती हैं जो पूर्व में प्रिंसिपल था, जिसकी जिम्मेदारी बनती थी कि सभी बच्चों को जो डॉक्टर हैं उनकी रक्षा करे, उसके खिलाफ कार्रवाई तो दूर की बात है, उसको रिवॉर्ड करती हैं, ये उसके साथ खड़ी होती हैं, ये नष्ट करती हैं एक महिला की अस्मिता को, नष्ट करती है ये संविधान के प्रावधानों को जिसकी इन्होंने शपथ ली है कि मैं बचाऊंगी, नष्ट ये करती है कानून का जो राज होना चाहिए उसको, और नष्ट ये करती है जो तथ्य और साक्ष्य सबसे जरूरी है इस केस में उनको। ममता बनर्जी दोषियों के साथ खड़ी थी, और मैंने जब कहा था इंसाफ पीड़िता मृतक परिवार को, इस्तीफा ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की वो मुख्यमंत्री हैं जिनके पास गृह मंत्रालय भी है और उसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय भी है। और आज ये प्रेस वार्ता का मुख्य मकसद ये है इंसाफ, इस्तीफा और इकबाल। इंसाफ मिलेगा जो हमारी बहन है जिसके साथ जघन्य अपराध हुआ, बलात्कार हुआ और हत्या कर दी गई, उसके परिवार को इस्तीफा देना चाहिए ममता बनर्जी को। और अभी प्रेस वार्ता में मैं आपके सामने जो बिंदु रखूंगा, ये प्रेस वार्ता हम जरूर कर रहे हैं, लेकिन आज ये जनता की आवाज है जो पश्चिम बंगाल से लेके हर प्रदेश में जो आम नागरिक है, जो महिलाएं हैं, जो डॉक्टर हैं, जो अधिवक्ता हैं, आज सब आक्रोशित भी है, आंदोलित भी हैं। सबसे पहले हमें ये कहते हुए कष्ट है दैट ममता बनर्जी हैज बिकम ममता द डिस्ट्रॉयर। तरफ ममता बनर्जी हैं जिनका नाम अब निर्ममता बनर्जी रखा हुआ है सबने। ये अपराधियों के साथ खड़ी हो सकती हैं जो पूर्व में प्रिंसिपल था, जिसकी जिम्मेदारी बनती थी कि सभी बच्चों को जो डॉक्टर हैं उनकी रक्षा करे, उसके खिलाफ कार्रवाई तो दूर की बात है, उसको रिवॉर्ड करती हैं, ये उसके साथ खड़ी होती हैं। और ये नष्ट क्या करती हैं? ये नष्ट करती हैं एक महिला की अस्मिता को, नष्ट करती है ये संविधान के प्रावधानों को जिसकी इन्होंने शपथ ली है कि मैं बचाऊंगी, नष्ट ये करती है कानून का जो राज होना चाहिए उसको, और नष्ट ये करती है जो तथ्य और साक्ष्य सबसे जरूरी है इस केस में उनको। हमारी बहन जिसके साथ ये जघन्य अपराध हुआ है, आज सभी चैनल भी दिखा रहे थे, ये कहना गलत नहीं होगा कि वो वीर थी। उसने अपनी अस्मिता को बचाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन ममता बनर्जी का कानून का डंडा नदारद था। ममता बनर्जी दोषियों के साथ खड़ी थी, और मैंने जब कहा था इंसाफ पीड़िता मृतक परिवार को, इस्तीफा ममता बनर्जी का, और इकबाल कहा था, इकबाल वर्दी का, जिसको नष्ट करने वाली ममता द डिस्ट्रॉयर फिर से हैं। जो रिपोर्ट सामने आ रही है, और बड़ी जिम्मेदारी से एक नागरिक होने के नाते, हमारी बहन का भाई होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते, और एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते ये सवाल मैं पूछता हूं। ये सवाल
मेरे मुख से पूछे जा रहे हैं, लेकिन ये पश्चिम बंगाल की जनता के सवाल हैं। ममता बनर्जी जी, सवाल नंबर 1 आपसे पूछा जाएगा, क्यों आपको कहा जा रहा है डिस्ट्रॉयर ऑफ एविडेंस? हम सब जानते हैं कि जब कोई अपराध घटित होता है तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पहले 48 घंटे, जिसको कहा जाता है गोल्डन 48 आवर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसमें आप प्रमाण इकट्ठे करते हैं, साक्ष्य इकट्ठे करते हैं, और अगर रेप केस है, मर्डर है, तो जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो दरिंदे हैं, उनके हेयर स्ट्रैंड, बाल हो सकते हैं, सीमेन हो सकता है, और भी तथ्य इकट्ठे किए जा सकते हैं। लेकिन देरी का मतलब यह होता है कि प्रोसिक्यूशन, जो कि उस वक्त ममता बनर्जी, क्योंकि गृह मंत्री थी, पुलिस उनकी थी, उनके तत्वाधान में था, उसको कमजोर करने का प्रयास। तो पहला सवाल यह है, ममता बनर्जी, आपका मुझे वक्तव्य याद है, आपने कहा कुछ दिन बाद सीबीआई को मैं जांच ट्रांसफर कर दूंगी अगर मगर। जब ये जघन्य अपराध होने के बाद खबर आती है, त्वरित कार्रवाई करते हुए आपने तुरंत सीबीआई को ये इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर क्यों नहीं करी? ये पहला सवाल है। और हम सबको पता है, लापरवाही ऐसी वैसी नहीं, कलकत्ता हाई कोर्ट ने जांच ट्रांसफर करने के आदेश दिए और उसके बाद जांच ट्रांसफर हुई। तो यहां पे ममता द डिस्ट्रॉयर ने जांच जो है वो ट्रांसफर भी नहीं करी। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल की पुलिस आपके इशारे पर, आपके आदेश पर जो मृतक पीड़िता का परिवार था उससे झूठ क्यों बोल रही थी? और मैं आपको 2 प्रमाण देता हूं। पहला, कलकत्ता हाईकोर्ट का जो आदेश आया है विवेचना ट्रांसफर करते हुए, उसमें यह बात स्पष्ट लिखी है। और दूसरा प्रमाण यह है, यह कल का वक्तव्य है मृतक पीड़िता की मां का। और क्या कहा है सुनिए इसे। और इसीलिए कह रहे हैं ममता द डिस्ट्रॉयर ऑफ एविडेंस। पहले एक फोन आता है अस्पताल से, तो बताया जाता है कि आपकी बेटी बीमार है, वर्जन नंबर 1। फिर उसके बाद फोन काट दिया जाता है, मृतक पीड़िता का परिवार दोबारा फोन घुमाता है और उसके बाद उन्हें बताया जाता है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। और यही कलकत्ता हाईकोर्ट के जजमेंट में भी लिखा है। इसके बाद परिवार अस्पताल पहुंचता है और 4 घंटे तक, करीब जो पहला कॉल आया था उसके 4 घंटे तक, 3 घंटे इंतजार कराने के बाद उन्हें अपनी बेटी का जो पार्थिव शरीर है वो भी नहीं देखने को दिया जाता है। ऐसा क्यों है? ये जो 3-4 घंटे थे, इसमें कौन से प्रमाण जो है वो नष्ट किए जा रहे थे, ये पूछा जाएगा। और मैं एक वाक्य पढ़ दूं जो उनका वक्तव्य है। हमें शुक्रवार को सुबह 10:53 बजे ये फोन आया। जब हम वहां पहुंचे अस्पताल तो हमें उसे देखने को नहीं दिया गया, हमें उसे 3 बजे देखने दिया गया। और उसके बाद जो वर्णन है, क्योंकि हमारी बहन की अस्मिता का सवाल है, वो मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूं। और नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि ये दरिंदगी का प्रमाण है और कोई भाई ये शब्द नहीं पढ़ सकता है। पीड़ा जरूर है, लेकिन वो शब्द और वो वाक्य मैं नहीं पढ़ूंगा। लेकिन इसके बाद
क्यों एविडेंस डिस्ट्रॉय किया? तीसरा मुख्य बिंदु यह है कि जिस प्रिंसिपल को सस्पेंड करके एक्सपेल करना चाहिए था, उसको 12 घंटे में कलकत्ता में ही पुनः पोस्ट किया जाता है और फिर से फटकार लगाता है कलकत्ता हाईकोर्ट। चौथी बड़ी बात जिस पे ध्यान देने वाली है, और ये मृतक पीड़िता का परिवार कह रहा है कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक दरिंदे का कृत्य नहीं है, इसमें कई लोग शामिल हैं। लेकिन जब तक ये विवेचना कलकत्ता पुलिस के पास थी, करीब 5 से 6 दिन, गैंग रेप इस एस्पेक्ट को इन्वेस्टिगेट नहीं किया उन्होंने। और इसकी वजह क्या है ये भी स्पष्ट कर दें। इसकी वजह यह है, अरेस्ट हुई एक, अगर गैंग रेप होगा तो अरेस्ट होंगी और भी, जरूरी है, अनिवार्य है, और अरेस्ट ये करना नहीं चाहते थे। और इसीलिए गैंग रेप की पॉसिबिलिटी को भी इन्होंने इन्वेस्टिगेट करना उचित नहीं समझा है। एक बड़ा सवाल और आएगा, जब बलात्कार के बाद हत्या कर दी जाती है तो पोस्टमार्टम बहुत ही क्रूशियल पीस ऑफ एविडेंस है। पोस्टमार्टम जो है, कलकत्ता में कई अस्पताल हैं, सरकारी भी हैं, किसी और अस्पताल में नहीं कराया गया कि एक न्यूट्रल टीम डॉक्टर्स की पोस्टमार्टम करे। आनन फानन में, जल्दबाजी में वहीं पे कराया गया। उस वक्त प्रिंसिपल कौन था? वही व्यक्ति था जिसने एफआईआर करना भी उचित नहीं समझा और कहा अननेचुरल डेथ है। उसी की देखरेख में पोस्टमार्टम होता है और बहुत पीड़ा से, मर्यादा बनाए रखते हुए, ज्यादा तथ्यों में ना जाते हुए एक बात जरूर उजागर करूंगा क्योंकि इसका असर होगा। 15 इंजरी मार्क्स मिले मृतक के शरीर से। इसका मतलब इन ऑल प्रोबेबिलिटी द पॉसिबिलिटी ऑफ अ गैंग रेप हैज टू बी एक्सप्लोर्ड। एंड 2, 150 ml सीमेन मिलता है जो ट्रांसवेजाइनल कैनाल था मृतक का, जो मृतक है उसका 150 ml अगेन पॉइंट्स आउट टुवर्ड्स अ गैंग रेप। अब ये सारी बातें जो मैंने कही, इसके बाद एक ही निष्कर्ष निकलेगा, और वो निष्कर्ष जो निकलेगा वो ये है कि ममता बनर्जी ने संविधान को तार-तार करते हुए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, बल्कि जो एविडेंस था उसको डिस्ट्रॉय करवाया।